नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। और आज जिनकी बात हम करने वाले हैं वो हैं समादृत कवि और निबंधकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्मभूषण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में दो विशिष्ट मेहमान। चलिए आपके साथ परिचय करवाया जाए। सबसे पहले मृत्युंजय कुमार सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक्स IPS अधिकारी, कवि, समालोचक, लेखक, कई तरह के किरदार आप अपनी असल ज़िंदगी में निभाते हैं। और आप सबके समक्ष स्वागत करना चाहूँगी प्रोफेसर कमल कुमार का। उमेश चंद्र कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। और दिनकर पर बात करने के लिए किस तरह से मैं सोच रही थी कि किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और कितना कुछ समेटना है आज के इस कार्यक्रम में, कितना कुछ छूट जाएगा क्योंकि ये परिधि इतनी विशाल है। राष्ट्रकवि दिनकर ने जो भी लिखा, उनकी कलम से जो भी निकला, हमारी ज़िंदगी का वो अभिन्न हिस्सा है और हमें हर मोड़ पर वो उत्साह देता है, हमारी रगों में जोश भर देता है। उनकी पंक्तियाँ हमेशा काम आती हैं, हमेशा, और प्रासंगिक है आज भी दिनकर। लेकिन उनकी अगर शुरुआती जीवन की हम बात करें तो काफ़ी संघर्षमय बीता, लेकिन उस दौर में भी परिवार से जो सपोर्ट जो उनको मिला वो काफ़ी विरल है। उसके बारे में कुछ बताएं। सपोर्ट तो मिला ही, परिवार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन उसी परिवार से कष्ट भी उनको उतना ही मिला है। उनका बुढ़ापा, अब मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी ऐसे कवि और इतने बड़े व्यक्तित्व का बुढ़ापा ऐसा बीते। वो लिटरली जो कहते हैं ना, आप ईश्वर से अपनी मृत्यु मांगने गए थे कि मुझे अब से नहीं रहा जाता, छोड़ दीजिए। वो संघर्ष मुझे तो के बारे में और बताएंगे कमल जी। मुझे तो आज के दिन में कलकत्ते में एक ऐसी घटना घटी है जिसके परिप्रेक्ष्य में मुझे याद आया कि वो जब मेरे नगपति मेरे विशाल जो कविता उन्होंने हिमालय लिखी थी, जिसकी प्रशंसा में जायसवाल जी, काशी प्रसाद जायसवाल जी खड़े होकर गले लगा दिए थे उसको झूम झूम के। लेकिन उसमें एक पंक्ति आती है, एक छंद आता है, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय खोल चित्त और यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। ये सामाजिक जो घटनाएं होती रही हैं, जो चेतना एक ऐसी कवि की जो हर चीज़ को सूक्ष्मता से पकड़ता रहा, तो वो तो संघर्ष से आता है। कहते हैं ना, सही बात। वेदना और दुख के बिना कवि होता कहाँ, सृजन कहाँ से होगा, सृजन कहाँ से होगा। बिल्कुल। एक खला जो होती है ना, उसी खला से ही नमी पैदा होती है। बिल्कुल। और उसी नमी से सब कुछ सींचा जाता है। तो आप देखिए कि लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी जी। और 44 साल माने एक लंबा सुदीर्घ और लगभग 60 से ज़्यादा कृतियाँ, और उसमें कविता, आलोचनाएं, निबंध, सारी चीज़ें, और समाज को एक जो उनके मन में जो समाज के प्रति क्षोभ था, गुस्सा था बदलाव के लिए, उम्मीद जो थी बदलने के लिए, इस सारी चीज़ों पर उन्होंने बड़े बेबाकी से लिखा। और लिखा ही नहीं बल्कि उस ज़माने में उस ज़माने में क्या, आज भी वह कविताएं और उनकी रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। और पूरा का पूरा जीवन, जैसे संघर्षों की बात आप कर रही थी, आर्थिक संघर्ष उनके जीवन में बराबर बना रहा और नौकरियों को लेके, तमाम तबादलों को लेके, तमाम राजनयिक जो समय कोप थे और जो सत्ता के खिलाफ लिखते थे वो, उसमें भी यह समस्या आ रही थी। उसको लेके 4 साल के दरमियान 22 तबादले किसी व्यक्ति के अगर हों तो वह टूट जाएगा, लेकिन पारिवारिक ही की जिम्मेदारी ऐसी थी कि उसमें वो उन्होंने, और कितना बड़ा परिवार जिसके लिए, हाँ, वो तो बड़ा परिवार तो था ही। साथ में जब उन्होंने बारदोली विजय पर जो विजय संदेश जो कविता लिखी थी, उसको लिटरली अंग्रेजी सरकार ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया, और करवा के उनके जो हैमिल्टन साहब या कोई भी जो थे, उन्होंने उनको बुला के कहा कि क्या लिख रहे हो तुम सरकार के खिलाफ। कितनी चतुरता से और चतुराई से इन्होंने जवाब दिया था कि ये सरकार के खिलाफ नहीं, देशभक्ति की कविताएं हैं। मैं देशभक्ति की बात कर रहा हूँ कि देशभक्ति क्या बुरी चीज़ है। तो साहब ने मुझसे कहा, नहीं, देशभक्ति बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आगे से सावधानी बरतो। और सावधानी के बतौर जो कमल जी बोल रहे थे कि उसको 4 वर्ष में 22 तबादले किए गए। और दूसरी चीज़ जो जिससे मैं थोड़ा सा फ़र्क करता हूँ,
रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि रहे हैं जिनको भाग्य ने जितना भी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन भाग्य ने उनको खूब दिया जी। शायद ही किसी कवि को भारत में क्या पूरे विश्व में शायद ही किसी को इतनी प्रतिष्ठा और इतना सब कुछ मिला हो, सम्मान मिला हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला है उनको। सांसद रहे 2-2 टर्म, क्या नहीं रहे, सब कुछ रहे, सारे पुरस्कार मिले उनको। शिवपूजन सहाय के पहले उनको पद्म भूषण मिला और उन्होंने ही पैरवी करा के शिवपूजन सहाय को पद्म भूषण दिलवाया बाद में अगले साल। लेकिन उनके अंदर एक जो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पता रखती है कि जिसका कि कुरुक्षेत्र में एक जगह वर्णन करते हैं, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या अस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का आपकर्ष का विस्मय गरलमय द्रोह का। ये द्वंद्व की स्थिति उनके अंदर जो है वो लगातार बनी रही है, सदैव उनके जीवन में बनी रही। और ये चिंतक जब तक आदमी न हो तब तक ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो हम विद्रोह की बात करें, ओज है, साहस है, लेकिन श्रृंगार रस भी आया है, बड़ी खूबसूरती के साथ उभर कर आया है उनकी कृतियों में। तो इस पर आप दोनों के विचार जानना चाहूँगी। और आपको अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं पूछूं तो कौन सा पक्ष कवि का आपको ज़्यादा पसंद है? आपसे भी पूछूंगी, मृत्युंजय सर और कमल जी से भी। मुझे तो पसंद दोनों ही हैं, क्योंकि क्या है कि एक व्यक्ति में ही एक पूरा समग्रता के साथ यदि कोई जीवन जी रहा हो तो उसमें कैसे हो सकता है कि उसमें सौंदर्य प्रेम ना हो का अभाव हो और उसमें ओज और क्रांति हो। हर क्रांतिकारी प्रेमी होता है, बिना प्रेम के ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जुड़ाव, वो पैशन जिसको हम कहते हैं ना, वो शक्ति, वो ऊर्जा आएगी ही नहीं। बिल्कुल। तो ये उर्वशी का जो प्रेम है उनका, अर्चना को आ गया मैं पाँव तो अपना बढ़ाओ, मैं तुम्हारे पाँव का नैवेद्य होना चाहता हूँ। क्या भाव, तो भाव, शब्दों का चयन देखिए, नैवेद्य शब्द, उसको प्रसाद भी कह सकते थे जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रसाद नहीं कहा, नैवेद्य का अर्थ अलग होता है। कमल जी आगे बताएंगे। क्रांति और विद्रोह के साथ साथ आप देखेंगे कि दिनकर की कविताओं में किसान के लिए, मानव के लिए, वह मानव जो हाशिए का मानव है उसके लिए भी उतनी चिंता है, साथ में उसी के बरक्स राष्ट्र चिंता भी है। तो वो कहते थे कि राष्ट्र तभी मेरा आगे जाएगा जब मेरा यह जो हाशिए का समाज है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो हमारा जो सबसे निचले तबके का आदमी, उसको भी आगे ले जाने की बात करते हैं। और उनकी कविता है कि तुझे फिक्र क्या खेती को प्रस्तुत है कौन किसान नहीं, जो तू चुका है कौन खेत किसको मौसम का ध्यान नहीं। माने जो कवि एक तरफ राष्ट्र की चिंता कर रहा है, समाज की चिंता कर रहा है, बदलने की चिंता कर रहा है, वह एक सामान्य अदने से कवि के लिए, अब अदने से किसान के लिए भी उतनी चिंता कर रहा है। तो अब देखिए कितनी टोटलिटी में वो कवि, आपने पूछा कि कौन सा पक्ष मुझे पसंद है, तो एक कवि किसी एक पक्ष के लिए नहीं बल्कि उसके एक टोटलिटी, एक पूरे समूचे रूप में देखने की बात होती है। और आप देखेंगे कि काव्य के पक्ष के अलावा भी दिनकर का एक सबसे सबल पक्ष होता है, अमूमन लोगों की निगाह उस पर कम जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय को छोड़ दे तो उनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिस पर लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दिया भी है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र के अलावा बाकी लोगों ने नहीं। उनकी किताब है मेरी यात्राएं, और दूसरी किताब है संस्मरण और श्रद्धांजलियां। 27 लोगों के जो उनके जीवन के बड़े करीब थे। आप जानेंगे कि उनके जीवन के बनने में, विद्यार्थी जीवन के बनने में काशी प्रसाद जायसवाल, राहुल सांकृत्यायन, राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने कैसे उनको सजाया, कैसे संवारा, योगदान रहा सबका। खुद कहते थे कि जब मुझे तबादले का अवसर मिलता था 6-7 दिन का, मैं उसमें आके काशी प्रसाद जायसवाल जी के यहाँ जाता था और वहां पर मैं उनसे प्रेरणा ग्रहण करता था आगे लिखने के लिए। तो इसके अलावा जो यात्राओं की बात करें उसमें एक अलग प्रकार के आपको दिनकर दिखाई पड़ेंगे। अद्भुत क्षमता है उनके पास, इतना गहरा ऑब्जर्वेशन है कि एक देश दूसरे देश में वो जाते हैं, वो लंदन से वियना की यात्रा करते हैं, वियना में जाके वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, विश्व के सारे कवि आए हुए हैं और सारे कवि अपनी मातृभाषा में कविता सुना रहे हैं। और उसमें वो कहते हैं कि मैं हिंदी में जिस तरह कविता सुना रहा था, मुझे लगा कि यह एक भाषाओं का उत्सव चल रहा है। तो अद्भुत ऐसी कई उसमें संस्मरण और यात्राओं में ऐसी कई चीज़ें हैं जो पढ़ने से आपको एक नया, एक अनूठा दिनकर दिखाई पड़ेगा।
और दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा था कि संस्कृति के 4 अध्याय को केवल हम लोगों ने एक दार्शनिक पृष्ठभूमि जैसा कुछ मान लिया, लेकिन आप देखें तो वह समय के, हमारे समय की जो विसंगतियां थी, उन सारी चीजों को जवाब देते हुए तह बाय तह, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे हमारी संस्कृति का उद्भव होता है और कैसे हमारी संस्कृति विकास की ओर जा रही है। तो इनके मन में समाज को लेकर चिंता थी जी। वो चाहते थे कि हमारा समाज कुछ एक मुकम्मल रूप में आगे बढ़े और रूप ऐसा हो जो सबको आने वाले समय में एक नया रास्ता दिखा सके। तो इतिहास बोध तो उनका अद्भुत था, बिल्कुल। इतिहास के छात्र भी रहे थे। आप जहाँ भी देखें, आप वो आज ही में ऐसे हम लोग अपने साथ बैठे बातचीत करते कमल जी से थे नालंदा के खंडहर के प्रति, जब वो लिखते हैं शब्दों का प्रयोग और भाव देखिए कैसे एक कवि कैसे बोलता है, एहसास कैसे कराता है। कल्पने धीरे धीरे बोल, पग पग पर सैनिक सोता है, पग पग सोते वीर, कदम कदम पर बिछा हुआ है ज्ञान पीठ गंभीर। यह गहवर प्राचीन अस्तमित गौरव का खंडहर है, सूखी हुई सरित का तट या उजड़ा हुआ नगर है। यहाँ पर कल्पने धीरे धीरे बोल, इससे दोनों चीज़ का भान होता है। एक तो जैसे कि कोई बड़ी कोमलता से स्पर्श कर रहा हो अतीत को अपने, कि धीरे धीरे पाँव पड़ा, विस्पर कान में फुसफुसा के जैसे बोले, और उससे ये भी भान होता है कि इतिहास की चीज़ों को स्मरण किया जा रहा है। वही कुरुक्षेत्र में शुरुआत ही कुरुक्षेत्र का होता है प्रश्न चिन्ह से। वह कौन है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर, वह कौन है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय इतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। आज पूरी राजनीति में ये होता है, बिल्कुल। और जब उनको ज्ञात होता है उस बोध से आकर फिर कहते हैं वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन के डालता। क्या बात, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं इन चीज़ों को याद करके कि क्या इतिहास बोध और क्या समाज की यथार्थ का बोध कविता में उनके नाचता उबलता रहता था हर जगह। हालांकि दिनकर यह भी कहते थे कि सत्य गंदा होता है और सत्य, कविता को चाहिए सत्य के साथ रह के विनष्ट न हो जाए, इसके लिए जरूर कविता को हमेशा, साहित्य को हमेशा कला का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। क्या बात, क्या बात। क्योंकि कला यदि कविता से यदि कला का पक्ष निकल जाए, जिसके लिए कहते भाई छायावाद में क्या था, छाया में वायवीयता थी, शिल्प था, कला था। हाँ। तो यही से मेरा दूसरा सवाल मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कि छायावाद के युग के बाद के कवि हैं, तो इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी कविता की भाषा में दिनकर ने क्या योगदान दिया, किस तरह का बदलाव वो लेकर आए, दोनों से जानना चाहूंगी। ऐसा है कि देखिए, एक जो छायावादी कविता का जो दौर था जी, उसमें भाषा में एक अनूठापन आना, बदलाव आना शुरू हो गया था। भाषा की जो हमारी शुरुआत होती है वह क्रमशः ब्रज से आते आते खड़ी बोली की तरफ आती है। छायावाद में थोड़ी क्लिष्टता होती है। क्लिष्टता, जी बिल्कुल। क्लिष्टता माने सहज है, लेकिन थी वो सामान्य व्यक्ति के लिए उतनी सुबोध नहीं थी। लेकिन छायावाद के बाद के जो हमारा छायावादोत्तर काल शुरू होता, उसमें चाहे बच्चन जी हों, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हों, इन सारे लोगों ने कविता को सुगम बना दिया। समसामयिक थे दोनों एकदम। और समय की जो सबसे रेलेवेंट चीजें, जो प्रेम और सौंदर्य के अलावा, प्रकृति के अलावा समाज के जो सत्य थे, जो सबसे अछूते विषय थे, उसको उन्होंने छुआ। और जहां जहां उनको लगा कि हमारे समाज की यह समाज का चित्रण होना चाहिए, कविताओं में बेबाकी से लिखा। और मंच पे इन जो छायावाद के बाद का जो कविता है वह मंच की एक कविता बन चुकी थी जी। बच्चन जी एक अलग आभा लेके चल रहे थे, उनकी एक अद्भुत छवि थी, और राम त्रिपाठी की अलग छवि बनी हुई थी। दिनकर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से एक राष्ट्रीय चेतना का और राष्ट्रीय औदात्य का जो जागरण था वो पैदा करना शुरू कर दिया। जनमानस की कविता लगी, और उनकी भाषा, जैसे एक पाठक के तौर पर अगर मैं कहूँ या कविता प्रेमी के तौर पर, तो सुबोध तो थी ही, और लगे कि दिल में उतर जाए भाषा। इतनी इसी से ईर्ष्या का भाव भी, केदारनाथ मिश्र प्रभात, जिनको कि उन्होंने मदद किया सबसे, नौकरी चाकरी सबसे, वो उनके क्रिटिक थे। आपके मनमथनाथ गुप्त, उसके बाद पंडित बेचन शर्मा उग्र, इन लोगों ने तो, किसी ने तो उन पर उर्वशी के बाद उन पर यौन विकृति का भी दोष लगाया अब रामधारी सिंह दिनकर जी पर।
भगवत शरण उपाध्याय ने 40 पन्ने का लेख लिखा उर्वशी के खिलाफ। उर्वशी पर जितनी आलोचनाएं हुई हैं तरह तरह की, शायद किसी, क्योंकि अचानक उस समय कवियों को लगा कि ठीक है, छायावाद में तो प्रकृति सौंदर्य, नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, ये सब पर लिखा जाता था। उससे एक निकल कर आकर एक ऋजु भाषा शैली, अपनी सहज सुबोध शैली में लेकर कोई आता है और फिर उसी संस्कृति को, उसी कल्पनाशीलता और उसी सहृदयता और उसी शिल्प को लेकर, समझिए कि उसी चित्रण को लेकर, पूरा दृश्य को लेकर आके उर्वशी रच देता है जी। एक पूरी की पूरी पुरुरवा की कहानी, जो उन कहानी, और सबसे मजे की बात, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो या उर्वशी हो या रश्मिरथी हो, रेणुका हो, कहीं भी उन्होंने इतिहास को, और हर जगह कुरुक्षेत्र की भूमिका में एक जगह उन्होंने लिखा है कि यह कवि का एक शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। क्या बात। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं कुरुक्षेत्र, ये संवाद जो है, ये भीष्म या युधिष्ठिर मेरे चरित्र जो हैं वो चरित्र है जिनको कि महाभारत से आप जानते हैं। कहा मुझे, मैं महाभारत का उपाख्यान करने नहीं आया, मैं उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी की कहानी नहीं कहने आया। वो तो आप लिखिए, शतपथ ब्राह्मण में है, ऋग्वेद की संहिताओं में से कहानियाँ शुरू होती हैं, दसम है ना, दसम स्कंद से आता है, पुरुरवा उर्वशी की कथा आती है, तो उससे आप जान सकते हैं। लेकिन उसके द्वारा वो कुछ और कहना चाहते थे, उस द्वंद्व को उभारना चाहते थे जो मनुष्य के अंदर में होती है, और वो द्वंद्व वो बार बार उभर कर सामने आया है। और रेणुका की बात आपने अभी कही, तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो जो समय था वो बड़ा क्रूशल था। तो उस वक्त रेणुका ने किस तरह आहुति दी आज़ादी की लड़ाई के यज्ञ में? उस समय वह एक तरह से, जब वो 36 के आसपास वो लिखा गया तो एक अचानक से लोगों को एक क्रांति के लिए कवि के द्वारा, से पहले क्या था कि जागरण गीत, राष्ट्रीय चेतना के गीत लिखे जाते थे, लेकिन अचानक से कोई कृति ही वो राष्ट्रीय चेतना की एक मुहिम बन जाए, तो रेणुका का उस तरह से स्वागत हुआ। और खुद दिनकर जी ने अपने पसंदीदा रचनाओं में उनको पहले स्थान पर रखा है कि मेरी पहली रचना है जो कि मुझे खूब प्रेरित करती है। और रेणुका ने भारतीय जो आंदोलन थी, स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसमें अपने समय को रचा हुआ है। जैसे अभी उर्वशी की बात हो रही थी, तो वहाँ पर काम और आध्यात्म की बात करते हैं जी। वहाँ पर लोगों ने आरोप, जैसा सर ने कहा कि वहाँ पर तमाम आरोप लगे, लेकिन वो आरोप का उन्होंने खंडन क्या किया कि काम में भी हम आध्यात्म को देख रहे हैं, माने वो आध्यात्मिक तरफ जाने की बात कर रहे थे। वहीं रेणुका में उन्होंने, रेणुका के काव्य के सहारे उन्होंने देश के मुक्ति का आह्वान किया था। तो ये एक अद्भुत सामंजस्य है। देखिए कि कवि जो क्रांति की बात करता है, वही एक आदमी काम की भी बात करता है, उसमें काम में भी आध्यात्म की बात करता है। तो ऐसा अनूठा कवि होना बड़ा मुश्किल है। और निसंदेह दिनकर इसीलिए हैं कि उनके पास वैरायटी थी जी, और सोच तो उनकी अद्भुत थी कि माने समाज के लिए कह लीजिए आप, चाहे विचारक के रूप में कह लीजिए, रचनात्मक प्रतिभा तो उनके अंदर थी ही। उन्होंने सारे जो हमारे समाज की विसंगतियाँ थी उन सब पे अपने कलम चलाया। और दूसरी चीज़ की, जहाँ भी पात्र के रूप में यदि संवाद हो रहा हो, तो आप देखेंगे कि जिसको लेके जी.के. चेस्टरटन ने एक बार कहा था कि शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ में क्या फ़र्क है। शेक्सपियर के पात्र अपनी भाषा पर बात करते हैं, जहाँ की जड़ बर्नार्ड शॉ के पात्र बर्नार्ड शॉ की भाषा में बात करते हैं जी। तो दिनकर की काव्य की में जो संवाद होता है, जैसे पुरुरवा या संवाद हो, आप देखिएगा उर्वशी का या किसी में भी, या कृष्ण रश्मिरथी में जो कृष्ण और कर्ण का संवाद है, या कुंती का संवाद है, हर जगह उन्होंने, उनके पात्र अपनी भाषा में बात करते हैं। कभी नहीं लगता है कि वो कवि जो है अपने को आरोपित कर रहा है या अपनी चिंतन को आरोपित कर रहा है। जैसे कि प्रश्न होता है, वो प्रश्न की तरह प्रश्न करते हैं। बिल्कुल। उनका पात्र कई जगह कृष्ण जैसे बोल रहे हैं, ऐसा महाभारत में नहीं हुआ था, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो बड़ी समझाने की कोशिश की, अब तो लगता है कुछ नहीं, अब तो अस्त्र धरना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। तो ये उस समय जैसे कि यथार्थ में आज के दिन जैसे घटित हो रहा हो सब कुछ, उस हिसाब से यदि कोई पात्र कहना चाहे तो उस तरह उस पर कवि की अपनी कल्पना या अपनी भाषा या अपना शिल्प आरोपण नहीं है। बिल्कुल दिनकर में। और इसीलिए उनकी भाषा ऐसी रही कि उनकी भाषा बड़ी बिल्कुल ही, आज के तारीख में हम देखें तो हम बिल्कुल ही बोधगम्य और सुबोध नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कुछ शब्द आप उर्वशी के जो वक्तव्य है कविता में,
उसको आप पढ़िए, लगता है मुझे निराला की राम की शक्ति पूजा याद आने लगती है बिल्कुल, जो कि लगता है जैसा संस्कृत का पाठ हो रहा हो बिल्कुल। उतना नहीं है लेकिन फिर भी बिल्कुल उसके आसपास है जी जी पहुंचकर। तो ये तो सूखी बातें हैं, इनसे मन तो नहीं भर रहा, तो कुछ पंक्तियों का पाठ होना लाजमी है कार्यक्रम में। तो मृत्युंजय जी से मैं अनुरोध करूंगी कि दिनकर की कुछ पंक्तियों का पाठ करें। मैं उर्वशी से ही आपको कुछ ये करके पाठ करना चाहूँगा कि उर्वशी के ही लोग ज़्यादातर पुरूरवा के गीत गाते हैं, पुरूरवा के गाते हैं। मैं पुरूरवा के नहीं, मैं उससे कुछ उर्वशी की उक्ति पर बोलूँगा। उक्ति ने क्या बोला है, वो क्या है, नारी के जो बता रहे थे कमल जी कि अध्यात्म कैसे उभर कर आता है। कहती है, कामना वहनी की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। पावना आंदोलित वादी तरंग पर समासित, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा उर। क्या कल्पना है देखिए कवि की, ये पुरुष हैं। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा उर। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरु गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। मैं कला चेतना का मधुमय प्रछन्न स्रोत, रेखाओं में अंकित कर अंगों के उभार। भंगिमा तरंगित वर्तुलता, वीचियाँ लहर, तन की प्रकांति रंगों में लिए उतरती हूँ। पाशारों के अनगढ़ अंगों को काट छाट, मैं ही निविड़ स्तनता, मुष्टि मध्यमा, मदिर लोचना, काम लुलिता नारी। प्रस्तरावरण कर भंग, तोड़ तम को उन्मत्त भरती हूँ। क्या बात, मैंने तोड़ तम को उन्मत्त उभरती हूँ। आप वर्णन देखिए, कोई एक कवि की एक नारी पात्र, और वह भी उर्वशी जो इतिहास जो लोग जानते हैं, अपने लोगों से सुनते हैं, वो एक नारी अपने स्वर्गलोक से आई अप्सरा है। वो अप्सरा कहती है, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो जिसको कि तुम काम वासना से बांध लोगे जी। मैं मुक्ति का मार्ग हूँ, मैं मुक्ति का पथ हूँ। यह प्रेम जब संन्यास नहीं, प्रेम आनंद नहीं, जब प्रेम मोक्ष का साधन बनता हो, उसकी उक्ति है उर्वशी। क्या खूब कहा आपने। और कमल जी, अगर आपकी कुछ पसंदीदा पंक्तियां आप, छोटी सी 2 लाइनें जी। वह शुरुआत के उनके जीवन के हैं, कविताएं हैं, कविताइक है। भारत नहीं स्थान का वाचक, क्या बात, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं, सील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, स्थान स्थान पर वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। वाह वाह, क्या बात। इससे अच्छी भारत की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। नहीं, भारतीयता है उनके अंदर, भारतीयता है, अखंडता की भारतीयता की बिल्कुल। ये तो हुई कविताओं की बात, और गद्य का थोड़ा सा जिक्र आपने किया। और संस्कृति के 4 अध्याय तो एक अप्रतिम देन है साहित्य को दिनकर की। लेकिन इसके अलावा और अगर कुछ आपको याद आता है गद्य के प्रति, मतलब आप जैसे मैंने पूछा था कि कवि का कौन सा पक्ष पसंद है, मुझे लगा कमल जी को गद्य ज्यादा भाता है। निबंधों के तरफ, यात्रा साहित्य की तरफ, उनके संस्मरणों की तरफ, उनकी आलोचना की तरफ, एक आलोचक के रूप में भी दिनकर ने उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरह से लिखा है समसामयिक कवियों पर और अपने पहले के कवियों पर जो आलोचना की दृष्टि होनी चाहिए, वह उनके पास एकदम नीरछिर विवेक वाली। कमल जी ठीक कह रहे हैं। मतलब किसी के प्रति उनकी दृष्टि जो है ना, वो ईर्ष्या या जलन द्वेष की नहीं थी। बिल्कुल, हाँ बोलिए। वो सीखने और सिखाने वाला मामला कि एक आदर्श आलोचना की जो स्थिति थी उनके यहाँ, वह दिखाई पड़ती है। तो मैं इसीलिए कहा कि संस्कृति के 4 अध्याय निसंदेह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनके गद्य साहित्य में उनके यात्रा वृत्तांत, डायरी, जिसकी मैं चर्चा करना भूल गया, उनके डायरी को भी पढ़ना चाहिए। और वह उस जमाने में कितने लोग सजग रहते थे, इतना लिखने के बाद भी कितना समय मिलता था कि रोज की रोज डायरी जी। आज मैंने यह किया, आज मैंने यह बातें की, आज मैंने इससे बात, यह एक सिलसिलेवार ढंग से पूरी एकदम समृद्ध डायरी है। तो मुझे लगता है दिनकर के दोनों पक्ष बड़े ही संतुलित थे, चाहे गद्य हो
चाहे पद्य हो, दोनों पर उनका समान अधिकार था। और सीखने की उत्कट इच्छा इतनी कि शिवपूजन सहाय को अपने वो भेजते थे। शिवपूजन सहाय की भाषा के लिए कहते थे, वो खुद कहते थे जी। एक इतना बड़ा कवि जिसका कि नाम चारों तरफ फट रहा हो और वो खुद कहे कि शिवपूजन शिव जी से मैं भाषा के शिल्प सीखता हूँ। क्या बात है ना। तो ऐसा उदार मन, उदार चेता, मतलब कहना उदारता, एक क्रांतिकारी मन उतना ओज के साथ भी इतना उदार हो, ये तो अद्भुत गुण है। बहुत अद्भुत ही थे राष्ट्रकवि दिनकर, और उन पर आज की हमारी ये परिचर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।